हेलो फ्रेंड्स। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिस पे तकरीबन क्वेश्चन पूछा जाता है सिविल सर्विसेज में, उसको लेते हैं। मुझे प्रसन्नता है कि आप लोग बहुत अच्छे कमेंट्स दे रहे हैं और सूचनाओं को पास ऑन कर देते हैं। पार्टिसिपेटरी जिसको हम कहेंगे, पार्टिसिपेटरी। द टॉपिक टुडे इज, जो जनरली एक क्वेश्चन पॉपुलेशन टॉपिक के ऊपर जरूर पूछा जाता है। ये टॉपिक अक्रॉस द डिसिप्लिन है, ज्योग्राफी में भी, इकोनॉमिक्स में भी, कॉमर्स में भी, सोशोलॉजी में भी। ये पॉपुलेशन के ऊपर पूछ रहे हैं, जनरल ऑल्सो, और हम सबको पता भी होना चाहिए। द वर्ल्ड इज सफरिंग फ्रॉम 2-3 big problems. One is population, pollution, पावर प्रॉब्लम, एंड अब जो पॉलिटिक्स है उसकी भी अपनी समस्याएं हो गई हैं। हम कंसंट्रेट करें। देखिए, एग्जामिनर हैं वो बड़ी चालाकी से क्वेश्चन पूछने लग गए हैं, बड़ी चालाकी से। तो सिर्फ ये नहीं है कि आप लोग मेहनत करते हो, बट यू शुड लेबर वेरी हार्ड, स्मार्टली। अब वो पूछना था टोर्नेडो के ऊपर, ट्विस्टर से पूछ लिया। पूछना था मॉनसून का, क्लाउड ब्रस्ट के ऊपर पूछा हुआ है। यानी ये जो टर्म्स हैं आपको लिंक करना है एक स्पेसिफिक टर्म, और बहुत वाइड वेस्ट। यहाँ शुरू में मैं एक बात बता देता हूँ, आप हिंदी के पाठक हैं, अच्छी बात है, एडिटोरियल को आप पढ़ते होंगे। इंग्लिश के अगर पाठक हैं, थोड़ी सी इंग्लिश हिंदुस्तान में, तो आप हिंदू अखबार को ज़रूर देखें। उसका एडिटोरियल है, उसमें ये चीज़ें ज़्यादा अच्छी तरह से एक्सप्लेन होती हैं। रिसर्च पेपर्स भी अच्छे छपते हैं। मैं मूल टॉपिक के ऊपर आता हूँ, और वो पॉपुलेशन का है। यहाँ क्वेश्चन आया हुआ डेमोग्राफिक विंटर के ऊपर। विंटर हमारे सीजन्स हैं, एक रिदम है, समर, विंटर, ऑटम और स्प्रिंग, और ये वो सब कुछ बड़े बड़ी चीज़ें हैं। पूर्वासुवानी, आई रियली लाइक दैट। यहाँ डेमोग्राफिक विंटर है। मैं डेमोग्राफिक विंटर के ऊपर आ जाऊँगा। इस टॉपिक को बहुत ही ज़्यादा ब्रॉडली, पॉपुलेशन ये है, इसको टच करने की कोशिश करेंगे। देखो, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बिल्कुल इधर उधर नहीं होंगे। टॉपिक को लेते हुए जो पॉपुलेशन है उसके 5-7 कैरेक्टर हैं, उनके बारे में बात करेंगे। एक डेंसिटी और डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा ग्रोथ, माइग्रेशन, इन पे आते हैं, स्ट्रक्चर और एज सेक्स रेशियो। हालांकि चीज़ें और भी रह जाती हैं, जैसे एजुकेशन का है, एथनिक ग्रुप हैं, कल्चरल है, ये चीज़ें भी। लेकिन मेन मैंने आपको यहाँ टच करने की कोशिश की। जो ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ख़ास तौर से ये डेंसिटी और डिस्ट्रीब्यूशन, जो सब्जेक्ट में पीजी में लगे हुए हैं, उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यहाँ पर फैक्टर्स अफेक्टिंग कौन कौन से हैं। इसमें फैक्टर्स में हम 2 हिस्सों में बांट देंगे, फिजिकल एंड ह्यूमन में ही कल्चरल आता है। कुछ एक लोग अलग से इसको कल्चरल को ले लेते हैं। फिजिकल में रिलीफ, क्लाइमेट, सोयल, वाटर रिसोर्स, हालांकि लिंक है, और माइंस एंड मिनरल्स, ये चीज़ें आ जाती हैं। थोड़ा बहुत उनका भी इम्पैक्ट पड़ता है। और ह्यूमन में बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, एक तो माइग्रेशन, एक रूरल अर्बन। यहाँ पर भी भूल गया था मैं, रूरल अर्बन, ये स्ट्रक्चर में भी आ जाता है, रूरल अर्बन। ये फैक्टर्स हैं। रिलीफ में बहुत ज़्यादा टफ टोपोग्राफी होगी, वहाँ पर लोग नहीं रहेंगे, स्लोपे के ऊपर नहीं रहेंगे। हार्ड क्लाइमेट होती है, जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है वहाँ लोग नहीं रहते हैं। जब बहुत टेम्परेचर ऊंचा रहता है, जैसे थार डेजर्ट में, इसके एग्जांपल भी लेते रहेंगे,
वहाँ नहीं है। बीच का जो थोड़ा सा टेम्परेट और उसमें भी थोड़ा टेम्परेचर ज़्यादा, क्योंकि जर्मिनेशन और प्लांट्स बहुत ज़रूरी है, फूड सिक्योरिटी के साथ जुड़ी हुई है। अच्छी सॉइल्स पे, एलुवियम सॉइल्स में, एलुवियम सॉइल है वो सबसे ज़्यादा दुनिया के डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री है। यहाँ एक कंसेप्ट बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये कोटेशन आती है, वाइडल डी ला ब्लाश, ये फ्रेंच जोग्राफर थे, वाइडल डी ला ब्लाश, BLACHE, वाइडल डी ला ब्लाश। The most densely populated areas of the world are those where rice is chiefly grown. दुनिया के सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड एरिया वो हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा चावल पैदा किए जाते हैं। जहाँ पर आदमी रहते हैं उसको कहते हैं इकोमीन, आदमी जहाँ रहते हैं उसको कहते हैं इकोमीन, और जहाँ आदमी नहीं रहते उसको कहते हैं नॉन इकोमीन। इकोमीन एंड नॉन इकोमीन, जो हैबिटेबल पार्ट है उनको इकोमीन कहते हैं। ये दो टर्म जरूर लगा दें। दुनिया की लगभग 2/3 पॉपुलेशन एशिया में रहती है और उसका भी बड़ा हिस्सा साउथ एशिया में, इंडिया, चाइना, जापान और ये बांग्लादेश वगैरह थोड़ा सा मिला दें, हो लेता है कमाल। अब लगभग दुनिया की 750 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन है। ये 30-40 साल में पहले 350 करोड़ पॉपुलेशन होती थी, लगभग डबल जाली है, अच्छी ग्रोथ दिखा रही। यहाँ एक और बड़ी चीज आती है, मैं इसको डेंसिटी को दिखाने के लिए हमेशा कोरोप्लेथ, कौन सा मेथड, कोरोप्लेथ मेथड, प्लेथ। डेंसिटी का मतलब होता है 1 किलोमीटर पर स्क्वायर किलोमीटर आदमी रहते हैं। टोटल पॉपुलेशन अपॉन टोटल पॉपुलेशन को अगर टोटल एरिया से डिवाइड कर दें तो आ जाएगी डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। और इसके लिए कोरोप्लेथ का मतलब शेडिंग, जैसे अलग अलग क्षेत्र है, यहाँ पर ये शेड दे दिया, यहाँ ये दे दिया, यहाँ ये दे दिया, और नीचे एक लीजेंड बना देते हैं कि इतने से इतने पॉपुलेशन वाले ये क्षेत्र है। अगर आपने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन दिखाना है, डिस्ट्रीब्यूशन, उसके लिए बेस्ट इज डॉट मेथड। 1000 पॉपुलेशन के लिए जैसे एक डॉट ले ली, 5000 है तो 1 2 3 4 5 ये लग गई, इस क्षेत्र में 1 लग गई, इस क्षेत्र में 5 लग गई। और जहां पर पॉपुलेशन रहती है अर्बन प्लेसेस के ऊपर जाते हैं वहां ज्यादा डॉट लगा देते हैं। ये पैटर्न बन जाते हैं इस तरह से। दुनिया की पॉपुलेशन अनइवन डिस्ट्रीब्यूटेड है। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या हुआ है, देयर आर प्लेसेस, ये कोटेशन भी बहुत जरूरी है, देयर आर प्लेसेस वेयर पीपल आर few and there are places, few places, यहाँ few पहले ले लें, few places where people are many, बहुत सारे थोड़े से ऐसे क्षेत्र हैं, जगह है जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग हैं, और बहुत बड़ा ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर आदमी रहता नहीं। साइबेरिया में आदमी नहीं रहता, समुद्र खाली पड़े हुए हैं, हिमालय के ऊपर आदमी नहीं रहते, थार डेजर्ट की डेंसिटी कम है, सहारा में और भी कम है। यहाँ पर हैबिटेबल क्लाइमेट होती है, हैबिटेबल रिलीफ होता है, जहाँ फूड सिक्योरिटी होती है, वहाँ पर आदमी रहता है। अब आ जाती है ग्रोथ। ग्रोथ के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक तो माल्थस का, MALTHUS, माल्थस का सिद्धांत बहुत ही जरूरी है आप लोगों का। माल्थस, इसको जरूर आप जब ग्रोथ आती है तो माल्थस को जरूर ले लें। माल्थस कहते हैं कि अनाज है 1 2 3 4 के हिसाब से, अनाज है 1 2 3 4 के हिसाब से बढ़ता है, ग्रोथ इसकी इस तरह से है। लेकिन जनसंख्या 1 2 4 के बाद 16 256, इसकी ग्रोथ इस तरह से जाती है।
और उसके बाद ये कहते हैं जब आदमी नहीं मानता है, जनसंख्या बहुत बढ़ जाती है, तो कुदरत अपने सिद्धांत लागू करती है, बाढ़ आती हैं, अकाल पड़ते हैं, महामारी आते हैं, युद्ध होते हैं, इस तरह से आदमी कंट्रोल हो जाते हैं। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन का थोड़ा सा जिक्र कर दें, इसमें सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट आ जाएगा। बचेगा वो जो फिट होगा। आदमी का स्ट्रगल में भी इसी तरह से एक क्षेत्र दूसरे इलाके के ऊपर कब्जा करता रहता है, हमेशा होता रहा है। यहाँ एक और बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी आ जाती है जिसको हम कहते हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन ये क्या होती है? इसको थोड़ा बड़ा दे देते हैं। यहाँ टाइम है और यहाँ बर्थ रेट और डेथ रेट। बर्थ रेट है, पहले अनाज नहीं होता था, उसके बाद दो चीजें आ गई, एक फूड सिक्योरिटी हो गई, एक दवाइयाँ आ गई। वेस्टर्न मेडिसिन सबसे बड़ा कारण है दुनिया में जनसंख्या बढ़ाने का। तो पहले जितने ऊपर हो कम ज़्यादा होते रहते, महामारी आती रहती थी, साफ होते रहते थे लोग। तो हिस्टोरिकल टाइम में यहाँ तक जनसंख्या नहीं बढ़ी जितने होते थे, लेकिन जो मिडीवल टाइम ख़त्म होते जो जो साइंटिफिक इन्वेंशंस हुई उसके बाद बर्थ रेट ज़्यादा हो गई और डेथ रेट कम हो गई। इससे गैप जो पड़ गया, इसी को ग्रोथ कहते हैं। और धमाका हो गया, जैसे पटाखा फटता है, जनसंख्या इस तरह से ग्रो हो गई। तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के ऊपर इंडिपेंडेंट से क्वेश्चन पूछ लेता है। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन पे इंडिपेंडेंट वो तो माल्थस की थ्योरी और डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इसका जरूर जिक्र करेंगे, जिस समय आप ग्रोथ के ऊपर बात करेंगे। कार्टोग्राफी में ग्रोथ को दिखाने के लिए इधर टाइम पीरियड होगा और इधर ग्रोथ है। तो आपने सन लिख देंगे, जैसे 1900 से 2000 तक, और डिवाइड कर देंगे। इधर आपने ये जो ट्रेंड लाइन जाएगी, ये ग्रोथ की पॉपुलेशन का, इसको आप दिखाएंगे, ये ग्रोथ है। तो इसको आप किस तरह से दिखाएंगे? लाइन ग्राफ से। ग्रोथ दिखाई जाती है लाइन ग्राफ से। इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तीसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट, ग्रोथ को साफ करते हैं। तीसरी चीज आ जाती है माइग्रेशन। यहां से बड़ी जुड़ी हुई चीजें। माइग्रेशन एक इंटरनल होता है और एक देश से बाहर एक्सटर्नल, जिसको एक्सटर्नल दूसरे देश में, एमिग्रेशन और इमिग्रेशन। एक्सटर्नल माइग्रेशन, गांव से शहर की तरफ धड़ाधड़ जा रहे हैं। हरियाणा में, पंजाब में, एनसीआर में तो कमाल ही हो रहा है। सबको महानगर अच्छे लगते हैं, एजुकेशन की सुविधा होती है, वहाँ पर सिनेमा देख सकते हो, वहाँ पर गाड़ियाँ लंबी लंबी चलती हैं, चौड़ी सड़कें होती हैं, मेडिकल फैसिलिटी है, वो है, और लोग वहाँ पर चले जाते हैं। एक राजेंद्र कुमार की फिल्म थी, उसका गाना आता था, नई हवा में उड़ने पंछी वन का मोर चला, अपना गांव संभालो, मैं तो शहर की तरफ, शहर की ओर चला। ये नहीं पता वहाँ पर भी दो फोर्सेस काम करती हैं, एक सेंट्रीफ्यूगल और एक सेंट्रीपिटल। एक अंदर से बाहर, बाहर से अंदर की तरफ आती हैं, वो मैंने बता दी। वहाँ सुविधाएं हैं, सड़कें हैं, ट्रांसपोर्ट है, गाड़ियाँ हैं, अच्छे अच्छे लंबे लंबे मकान हैं, ये, और मीठी मीठी बातें हैं। दूसरा अंदर से बाहर की तरफ कॉस्ट ऑफ लाइफ बहुत ज़्यादा है, तनाव बहुत ज़्यादा है, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, खर्चे कैसे निकालें, ये चीज़ें बाहर फेंकती हैं। ये गांव से कुछ वहाँ जाके बेचारे फंस जाते हैं, झुग्गियों में रहते हैं, बीमार हो जाते हैं। और देखा नहीं कोरोना में किस तरह से लोगों की बुरी हालत हुई थी। ये माइग्रेशन के साथ जुड़ी हुई अर्बनाइजेशन है। और विदेशों में यहाँ पर आएगा आप एक चीज़, मैं इशारा दे रहा हूँ डेमोग्राफिक विंटर में, जहाँ एजिंग पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, बच्चे कम हो जाते हैं, रेट ऑफ ग्रोथ, यहाँ ये जो समस्याएं ये काम करती है। आगे चले जाते हैं हम। माइग्रेशन के लिए इस लाइन का यूज करते हैं, इस तरह से तीर कहाँ से कहाँ पर चला गया, ये माइग्रेशन को दिखाता है, इंटरनल एक्सटर्नल को। अब स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन,
स्ट्रक्चर में ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, खास तौर से ऑक्यूपेशनल, वैसे तो और बहुत तरह की भी है, और हिंदुस्तान में तो जब तक कास्ट का नाम नहीं लेते जब तक पूरी नहीं होती, वो बात भी आएगी वहाँ पर डेमोग्राफिक विंटर में। और इसके साथ भी सबसे बड़ी चीज़ है अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी। इट इज़ द इकोनॉमी दैट डिटरमिन्स द हिस्ट्री, है, कोट जरूर कर देना। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर को व्हील डायग्राम से दिखाते हैं। किससे? व्हील से। आपने ऊपर एक ये जीरो लाइन ले, जिस तरह से घड़ी की बनाते हैं 12 बजाते हैं। हिंदुस्तान का जैसे 60% है वो एग्रीकल्चर में है, इससे 1% आपका इंडस्ट्री में, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह में लगा हुआ है, बहुत थोड़ा कोई माइनिंग में लगा हुआ है, कोई सर्विस सेक्टर में लगा हुआ है। इस तरह से इस व्हील को, इसको स्टेट वाइज भी कर सकते हैं, शहर से भी कर सकते हैं। इसको कहेंगे हम ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। अगर सर्विस सेक्टर में ज़्यादा लोग हैं तो वाइट कॉलर ज़्यादा है, वाइट। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग तो हम कहेंगे ब्लू जॉब्स बहुत ज़्यादा हैं। और एग्रीकल्चर का तो जैसे माइनिंग में, एग्रीकल्चर में जो लोग ज़्यादा लगे हुए हैं, इसका मतलब ये है अभी विकास होना बाकी है एग्रीकल्चर। इसलिए हम बार बार ये कहते हैं डी एग्रीकल्चर को, एग्रीकल्चर छोड़ के दूसरी जगह पर करो। यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर हमारी ड्यूटी में कौशल बढ़ाते, नहीं तो समस्या आएंगी। जैसे 100-200 ऐसे काम निकाल लें जहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, और लोगों को ट्रेंड करें। ये +2 लेवल जो टर्मिनेटिंग क्लास है, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, और यहाँ पर ट्रेंड करें लोगों को, और ज़रूरी है ट्रेंड करना, और उसको इंडस्ट्री में और दूसरे कामों में लगाते रहें। दोनों चीज़ें आ जाएंगी, और ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर बदलना ज़रूरी है। यहाँ पर फिर आती है एज एंड सेक्स रेशो। यहाँ पिरामिड बनाते हैं। एक तरफ आपकी एज को इस ग्राफ से दिखाते हैं, जैसे 10, 0 से 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, जहाँ तक लोग रहते हैं। इनकी परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन कितनी है, मेल कितने हैं, फीमेल कितनी है, और इनको बार से दिखाते जाते हैं। और ये जो बार बनेंगी, इनको बीच से एक इस लाइन से दिखाते हैं। अगर ये ब्रॉड बेस्ड है बहुत ज़्यादा, इसका मतलब बच्चे ज़्यादा है। और अगर ये ऊपर उठता हुआ यूं है, तो आपका ये कहेंगे डेमोग्राफिक विंटर है, बूढ़े भी ज़्यादा हो गए हैं। हिंदुस्तान को हम एक बड़ी कमाल की चीज़ बोलते रहे, डेमोग्राफिक डिविडेंड। हमारी 15 से 60 तक की, 15 से 60-65 तक की जितनी पॉपुलेशन है, वो लगभग 60 to 70% पॉपुलेशन है, इसमें प्रोडक्टिव एज में। लेकिन अगर ये कौशल के होंगे, स्किल्ड होंगे। आप ये देखिए, एक टोकरी डालने वाला आदमी ड्राइवर तक नहीं पहुंच पाता सारी ज़िंदगी में, यानी कौशल की कमी है। कौशल अगर बढ़ाओगे तो पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, और बाहर जितना कौशल स्किल्ड आदमी है उसको लीगली अगर बाहर फेंकोगे तो वो ये कहेंगे ब्रेन है, वो ड्रेन में नहीं रहेगा। ब्रेन गेन, जिसके कंसेप्ट आइए, ब्रेन गेन, बाहर माइग्रेट, जैसे गांव से शहर में आते हैं ना, इसी तरह देश से विदेश भी जाते हैं, डॉलर में, पाउंड में, वहाँ से पैसा आता है तो खुश होते हैं। समस्याएं तो वहाँ पर हुई हैं। अब आ जाती है एजेंट सेक्स का, मैंने बता दिया। इसको पिरामिड से, इसको पिरामिड, जैसे जापान का पिरामिड है ना, वो ऊपर भी चौड़ा है, इटली का भी ऐसा है, रशिया का भी ऐसा है, कोरिया का भी ऐसा है। वहाँ समस्या हो गई है, वहाँ डेमोग्राफिक विंटर आ गई है। ये चीज़ें करने के बाद आप लोग एक ज़रूर वहाँ पर जहाँ पानी का है, वहाँ एलुवियल सिविलाइजेशन है। पानी का अगर आप मैप देखें, पानी का मैप देखें और पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन दोनों एक जैसे हैं, ओवरलैप हो जाते हैं, बिल्कुल ओवरलैप हो जाते हैं, क्योंकि जहाँ पानी है सारे शहर हमारे इसी के साथ जुड़े हुए हैं। अब आ जाती है जो टॉपिक आया हमारा, वो डेमोग्राफिक विंटर का है। डेमोग्राफिक विंटर में क्या है कि रेट ऑफ गिविंग चिल्ड्रन, यानी बर्थ रेट 2.1 से कम रहती है। तो इसका मतलब रिचार्जिंग नहीं हो रहा पॉपुलेशन, रिचार्जिंग, जैसे बैटरी रिचार्ज होती है ना, इसी तरह ही पॉपुलेशन स्टेबल रखने के लिए बच्चों का जन्म होना जरूरी है। डेथ रेट है वो कम हो गई है, वो कम होती जा रही है। लो
तो ऊपर के लेयर के ऊपर बूढ़े ज़्यादा हो जाते हैं और उनको इकोनॉमिक सिक्योरिटी देनी पड़ती है, हेल्थ की सिक्योरिटी देनी पड़ती है, और खर्चा बढ़ जाता है, पेंशन देनी पड़ती है, बुढ़ापा पेंशन। और ये इनको बर्डन समझते हैं, बर्डन। ये बर्डन नहीं होते। सीनियर सिटीजन्स आर आउटर वॉल ऑफ ए हाउस, बाहर की चार दीवारी होती है, खेत की जिस तरह से मेंढ और बाढ़ होती है वो काम करते हैं सीनियर सिटीजन्स। सुन ले अच्छी तरह से, वो सिर्फ परिवार के नहीं होते, दे आर प्रॉपर्टी ऑफ द होल कंट्री, होल सोसाइटी। वो पार्क में पड़ी हुई बेंच होती है जिसके ऊपर जिसको कोई भी यूज कर सकता है। सीनियर सिटीजन्स की ड्यूटी ज़्यादा है, ये बर्डन नहीं होते। ये क्या विंटर लगा रखी है। सीनियर सिटीजन्स आर एसेट्स। जो जवान आदमी 5 यूनिट खराब करके सक्सेस लेता है, सीनियर सिटीजन 1 यूनिट में ही वही टारगेट पूरा कर सकता है। ये सीनियर सिटीजन 70 साल का मैं दिखाई दे रहा हूँ, आई कैन शूट। बहुत अच्छे मेरे वेपन में, एनसीसी में मैं अंडर ऑफिसर रहा हूँ, बहुत अच्छे मेरे हैं, अच्छी तरह से दौड़ सकता हूँ, लेक्चर दे ही रहा हूँ, कोर्ट में भी देखा था, लेकिन वो मेरा वेस्ट ऑफ टाइम ही समझो आप लोग। मेरा असली काम ये था जो मुझे यहीं पे टिक के रहना चाहिए था। यहाँ आ जाती है क्या ये चीज़, अर्बनाइजेशन के साथ कॉस्ट ऑफ लाइफ ज़्यादा बढ़ गया। कॉस्ट ऑफ लाइफ ज़्यादा बढ़ने से स्ट्रगल हो गया, कुछ टेंशन हो गई, और हो गया क्या कि एक बच्चा ही पाल लो, 2 बच्चे ही कर लो, नहीं कर लो, और एक नई अब चीज़ आ गई, लिव इन रिलेशनशिप। पहले होता था हमारा नारा फैमिली प्लानिंग में, हम 2 हमारे 2, हम 2 हमारे 2, 2/2। फिर आया हम 2 हमारे 1, 2/1। और अब हम 2 हमारे कभी 1 और कभी 1 भी नहीं, अब हम भी 1 वो भी 1 और कुछ भी नहीं। जितने भी बड़े बड़े अच्छे खाते पीते खाते पीते इसमें जो कम्युनिटी है, चलो कास्ट का तो नाम नहीं लेता मैं, उनमें क्या बड़ी शॉर्टेज हो गई है। बच्चे बड़े हो गए, 10-10 साल हो गए, एक गांव में कोई लड़की पैदा नहीं हो रही, इसका मतलब दे आर कैनिबल ऑफ देयर ओन चिल्ड्रन। अपने ही बच्चों के मांसाहारी हैं, अपने बच्चों के मांसाहारी हैं। और क्या, हमारे पहले कहते थे कि लड़कियों को जन्म लेने से पहले ही उनको कर देते थे। वो इतिहास में भी है जिसके ऊपर आप गौरव करते हो। क्या इतिहास था वो, कहीं पर सती होती थी, कहीं पर लड़कियों को पैदा नहीं होने देता था, घूंघट में लपेट देते थे, बाल विवाह किस तरह से होता था। चलो उन चीज़ों से पीछा छूटा। ये हेल्दी सोसाइटी आ रही है, इनका ट्रेंड भी नेगेटिव होने जा रहा है। बच्चे फ्यूचर तो बच्चे हैं, बच्चे होने जरूरी हैं। और भाई एक छोटी सी बात, जिंदगी कंप्रोमाइज से चलती है, ज़्यादा स्ट्रेस ना लें, एक दूसरे से रेस्पेक्ट करें। और यहाँ मैं ये कहता हूँ ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में जहाँ पर फीमेल पार्टीशन, ये फेमिनिस्ट ही अप्रोच है, जहाँ लेबर फोर्स में औरतों की संख्या ज़्यादा है, वो विकसित माने जाते हैं। लिबरलाइजेशन की भी यही कंसेप्ट है। ये जो टूट रही हैं चीज़ें जिस तरह का क्राइम, और अगर आपने ये बच्चे कम होते हैं, खासतौर से लड़कियां कम हो गई है, तो क्राइम को रोकना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। अपराध दूसरे किस्म का अपराध होना चाहिए। ये है साइड इफेक्ट ऑफ द विंटर, डेमोग्राफिक विंटर। अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो खासतौर से महानगर और विकसित देश हैं, वहाँ पर क्या हो गया, सीनियर सिटीजन्स बहुत ब्रॉड हो गए, बच्चे कम हो रहे हैं, और एक कीप की तरह से, जैसे एक फनल से ऊपर यूं ये यहाँ बूढ़े बैठे हुए हैं, बच्चे हैं नहीं। और जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनकी चमक तो बच्चों की मुस्कुराहट के साथ ही जुड़ी हुई होती है। सीनियर सिटीजन्स हैं,
दादा दादी का सबसे अच्छा बिहेवियर है वो जो पोता पोती के साथ दोहिता दोहिती के नाना नाती नाती साथ रहते हैं ना, उस समय कितने खुश रहते हैं। सो तो अब हम लगभग अपने कंक्लूजन्स के ऊपर आ रहे हैं। डेमोक्रेटिक विंट जो इस पर ये मैं फिर भी ये कहूँ, मैंने 2024 का पेपर देखा, वहाँ पर क्या है, जो छोटी छोटी एक मामूली सी टर्म आ गई है उसके ऊपर लेके पूरा क्वेश्चन पूछ लेते हैं। इस तरह के आपने जो कुछ पूछना है सीधे सीधे पूछ लो। मान लो आपने कोपन का क्लासिफिकेशन पूछना है तो कोपन क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट में किस तरह से है, टाइप्स ऑफ क्लाइमेट में बता दे। ये क्यों पूछते हो, अदर देन कोपन लिख दो, कोपन का नाम भी लिख दिया, अदर देन लगा के लोग दूसरा वो कोपन ओपन कर दो, ठीक से नहीं पढ़ पाते। कई बार हमारे एमए में हो गई थी। एग्जामिनर्स हैं मनोरोगी नहीं होने चाहिए, कई पता नहीं किस किस चीज़ों की समस्याओं रखते हैं, वो सारी मरोड़ एग्जामिनेशन निकालना चाहते हैं। ये अच्छी बिल्कुल मैं कहता हूँ उनका साइको टेस्ट लेना चाहिए। एक बार ऐसा पेपर आया हुआ है कि ज्योग्राफी सब कुछ आते भी पेपर को सोल्व करेंगे कैसे, वो ऐसी चीज़ें पूछ ली जिस पे एक पेज भरना मुश्किल हो जाता है, ना कहीं लिटरेचर मिलती हो उसका कर लिया, उसको पूरा का पूरा क्वेश्चन ब्रॉड करके पूछ लिया। ये 4-5 चीज़ें मैं जरूर कर, एक फूड सिक्योरिटी के ऊपर जरूर क्वेश्चन पूछता है, पॉपुलेशन के ऊपर जरूर पूछता है, एनर्जी को किसी ना किसी रूप में हिंदुस्तान पे जरूर पूछता है, लॉजिस्टिक पे काम बहुत हो रहा है, अब जियो पॉलिटिक्स में जहाँ जहाँ हो रहा है, ट्रेड के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कश्मीर प्रॉब्लम के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये थोड़ा सा ज़्यादा देख लें, खास तौर से इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा दिन रात मेहनत काम करने के, थोड़ा सा प्लान करके आप करेंगे, उड़ जाएंगे, हम होंगे कामयाब। आप खुश रहते हैं, आपके प्रसन्न जो चेहरे दिखते हैं, अच्छा लगता है। थैंक यू वेरी मच, बाय।